हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन के इस चैनल में। और आज हम कोशिका से रिलेटेड वे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट बनाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैंने यहां 23 प्रश्न लिए हैं। 3 प्रश्न को मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि वे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सेट कुल 23 प्रश्नों का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं और उसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। या आप जान लें कि इससे पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियोज़ कोशिका को समझाते हुए नहीं देखा है, मैंने कोशिका चैप्टर के 2 वीडियोज़ में कोशिका के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में समझाया है, लेक्चर के थ्रू समझा दिया है। तो आप अगर उसे देख लेते हैं तो आपसे यहाँ सभी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों को बनाते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि इसमें मैंने बेहतर से बेहतर प्रश्न लेने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो आपको पता है कि कोशिका के मध्य भाग में जो केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक, वही कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसीलिए हम कोशिका का मैनेजर किसको कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं? केंद्रक को। दोस्तों, हम समझ समझ करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप भी समझ लेंगे और आपको याद रहेंगे ये प्रश्न के उत्तर जो है आपको याद रहेंगे, आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक वह अंग होता है, केंद्रक वह अंग होता है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इसी के लिए केंद्रक को हम कोशिका का मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का मैनेजर या कोशिका का प्रबंधक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किया, वाल्डेयर ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? आपको पता है, आप पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, दोनों वीडियो आप देख लें, आपको इसके विशेषताओं के बारे में बेहतर तरीके से बताया गया है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा, आपको बताया गया था वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आने के बाद ही कोशिकाओं के बहुत सारे अंगों की खोज हो पाई। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो एम नॉल तथा ई रस्का ने किया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? याद रखेंगे, वास्तविक केंद्रक की बात हो रही है। आपको 2 तरह की कोशिकाएं पढ़ाई गई थी वीडियो में, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? जिसमें केंद्रक वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं होता है, और उसके एग्जाम्पल कौन थे? तो जीवाणु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात जीवाणु के केंद्रक तो होते हैं लेकिन उसके चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। वह किस किस चीज़ों से बन करके, मतलब कि मिल करके बनता है? तो याद रखेंगे कि कोशिका, ये कोशिका झिल्ली मान लेते हैं हम इसको, ये चारों ओर जो है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के मध्य में केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक द्रव्य होता है। इसके अंदर सभी अंग होते हैं। तो ये सभी मिल करके जीव द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी चीज़ें हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य। तो क्या क्या भाग ले रहा है कोशिका द्रव्य बनाने में? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य बनते हैं किस किस चीज से मिल करके? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिल करके जीव द्रव्य बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए कलर चेंज करते हैं, हम ले लेते हैं ब्लैक। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो आपको पढ़ाया गया है कि केंद्रक में डीएनए होता है, क्योंकि केंद्रक में केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। और किस प्रोटीन से? तो आपको बताया गया है हिस्टोन नामक प्रोटीन से। तो यहाँ पर केंद्रक के अंदर तो डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक के बाहर किस अंग में डीएनए होता है? तो आपको बता दिया गया था कि एक ऐसा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें
अपना डीएनए और अपना प्रोटीन होता है। अपना डीएनए और अपना प्रोटीन किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की केंद्र के बाहर ये है, अंग है, केंद्र के बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें डीएनए होता है। तो किसके पास अपना डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ डीएनए मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़े परीक्षाओं में पूछा जाने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? देखिए निम्नलिखित में से किससे लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे कि कोशिका में किसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण, मतलब लाइसोसोम बनते हैं। तो आपको समझाया गया वीडियो में कि केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में बहुत सारी गोल रचनाएं होती है, ठीक है, जो लाइसोसोम होती है। और ये बनती किससे है? तो गोल्जी काय से। किससे? गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। और लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। तो आंसर हो गया हमारा सी। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं उस पर पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहता है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? देखिए प्रश्न काफी आसान है। राइबोसोम की बात हो रही है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो कौन सा कार्य संपादित नहीं हो पाएगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है? तो भोजन जो कि पचने के बाद C6H12 और O6 बन जाता है ना, तो ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, अर्थात इसका जब ऑक्सीजन से संयोग होता है, तब जाके भोजन का पूर्ण रूप से ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? थोड़ी देर पहले बताया गया, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी काय। तो पादप कोशिका भी यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर हम बता दें आपको कि प्लास्टिड जो होते हैं वे सबसे बड़ी कोशिकांग होते हैं पादप कोशिका में। यह पादप कोशिका का एक अंग है, ठीक है। आपको बता दें एक बात और कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है उसका रिक्तिका, जो कि लगभग 90% भाग में फैला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो आपको फिगर वाइज पढ़ाया गया है वीडियो में, और उसमें बताया गया है कि कोशिका के केंद्रक के किनारे नली युक्त अनेक झिल्लीदार रचनाएं होती है, जिनको क्या कहा जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, या हिंदी में कहते हैं इसको अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इन अंगकों के कार्य, इनसे बनने वाले हर एक प्रश्न आपको वीडियो में बताए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दोनों वीडियो बारी से देख सकते हैं। आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा कोशिका के बारे में, और आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, ये भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। बड़ी रिक्तिकाएं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि बड़ी रिक्तिकाएं जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सभी तो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको लवक जो है, प्लास्टिड जो है, 3 प्रकार के पढ़ाया गया है वीडियो में। पहला क्या था? क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे को हरा बनाता है और भोजन बनाता है। क्रोमोप्लास्ट पत्तियों का मतलब कि फूलों को रंग बिरंगा बनाता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है अवर्णीय लवक जो है वो क्या करता है कि पौधे को कोई रंग नहीं देता, अर्थात सफ़ेद रहता है। तो आपने देखा है कि जड़ जो होते हैं, जड़ के जो ऊपरी भाग होते हैं वे सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णीय लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में। और ऑप्शन इसमें है तनों की पत्ती कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो याद रखें फूलों की कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, जो रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो फूलों और देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 3 प्रकार के लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों में ल्यूकोप्लास्ट कोई रंग नहीं प्रदान करता, अर्थात सफ़ेद होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है और यहीं पर भोजन का निर्माण होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये फूलों और बीजों को रंग बिरंगा बनाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखेंगे इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो याद रखेंगे कि लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वीडियो में इसे बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो देखिए स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर के बताया था। स्लाइडेन ने बताया था कि जंतु जो होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और स्वान ने बताया था कि जो पादप होते हैं उनके शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। तो दोनों ने मिलकर के जो सिद्धांत दिए थे उन्हीं को कहते हैं हम कोशिका सिद्धांत। तो दोनों ने मिलकर के दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 कहाँ है, डी में, 2 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य होता है, यहाँ पे मिटा हुआ है या गलत लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो गोल्जिकाय जो होते हैं उसके प्रमुख कार्य होते हैं श्रवण अंगक के रूप में वह कार्य करता है, पदार्थों को स्रावित करता है। क्या करता है, स्रावित करता है। तो एक स्रावी के रूप में वह कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। चलिए इसको मैंने पहले ही सोल्व कर दिया है कि अपना डीएनए किसके पास होता है, तो केंद्रक के पास तो होता ही है, साथ ही किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, और हम लोगों ने 20 प्रश्न को बना लिया है, तो इस पर एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो आपको पता है कि कोशिका के केंद्रक के किनारे पर कुछ बिंदुदार संरचनाएं होती है जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके ऊपर भी कणों के रूप में राइबोसोम होते हैं। तो दोनों, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका, और राइबोसोम, ये दोनों मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ कौन से मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो दोनों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न, लाइसोसोम का कार्य है, लाइसोसोम का कार्य है। चलिए बढ़ते हैं। आप इसका उत्तर खुद से दीजिए या वीडियो देखिए, तो आपको खुद आप इससे भी ज़्यादा बड़े और भारी प्रश्नों को बना पाइएगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।